कि कहते हैं कि समय और शिक्षा की खास बात यह है कि अगर उसको सही समय पर यूज किया जाए तो व्यक्ति को वो सफल बना देता है। तो यानी कि आप लोगों का समय जो क्लास 11th और शिक्षा जिसको कह सकते हो कि जो क्लास 11th का टाइम है, अगर वो चला गया और जो शिक्षा है वो चली गई तो फिर व्यक्ति सफल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आपको इसी का यूज करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। मिनट रुकना यार। कि कहते हैं कि समय और शिक्षा सही समय पर ही व्यक्ति को सफल बनाने का काम करती है। इसमें कह सकते हो कि अगर इसका ढंग से प्रयोग कर लिया जाए समय और शिक्षा का तो व्यक्ति को सफल बना दिया जाता है। और उसी तरीके से आपका जो क्लास 11th है और आपका जो ये समय है, अगर ये बीत गया तो फिर सफलता कहीं ना कहीं आपके से पीछे छूट जाएगी। तो इसी तरीके से मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमारे चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना उसके लिए लेकर आ गया हूं। समाज शास्त्र के हैं ये हमारे क्लास 11th के ही। और इससे पहले मैंने आपको एनिमेशन तरीके से, आपको डिजिटल बोर्ड के जरिए, इसके अलावा इससे पहले के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। आप लोग उन्हें देखिए और अपनी क्लास 11th का जो मिड टर्म का एग्जाम है उसमें बहुत ही अच्छा करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना पीडीएफ की तरफ। चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, विचारधारा क्या होती है? तो विचारधारा क्या है? एक ऐसे साझे विचार या आस्थाएं हैं जो प्रभावशाली समूहों के हितों को न्यायोचित सिद्ध करते हैं। ऐसी विचारधारा ऐसे समाजों में पाई जाती हैं जिनमें समूहों के बीच व्यवस्थित और गहरे तक पैठ असमानताएं पाई जाती हैं। विचारधारा की संकल्पना शक्ति की संकल्पना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं, क्योंकि वैचारिक व्यवस्थाएं समूह में पाई जाने वाली शक्ति के अंतर को वैध ठहराती हैं। यानी कि विचारधारा क्या, एक ऐसी विचारधारा जिसमें क्या होता है, जो लोगों द्वारा उसको ही आगे बढ़ाया जाता है, जो लोगों के जीन जहन में जो क्या होती है बैठ जाती हैं और वो आगे उसी विचारधारा पर क्या करते हैं, समाज का सृजन या फिर उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखो थोड़ा सा आज तबीयत खराब सी है, मौसम जैसा आप सबको पता है दिल्ली के अंदर बिगड़ ही रहा है, तो उसी तरीके से हो सकता है कि मेरा वॉइस लेवल कम दिखे, लेकिन आप लोगों को इसको बस साथ देना है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैधता क्या है? तो वैधता क्या है कि विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के न्यायपूर्ण और वैधानिक होने की आस्था। यानी कि वैधता क्या चीज है जिसको हम वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम वैलिड प्रूव कर दें तो क्या है, उसको लोग क्या कर रहे हैं, न्यायपूर्ण और वैधानिक होने की आस्था जब प्रकट की जाती है तो उसी को हम बोलते हैं वैधता। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक विवाह से आप क्या समझते हो? तो ये एक विवाह कह लो या एकल विवाह कह लो, क्वेश्चन यही रहेगा, बस एकल विवाह भी आएगा तब भी। तो एक विवाह क्या है? जिस विवाह में केवल एक पत्नी और एक पति हो उसको बोलते हैं हम एकल विवाह या एक विवाह, एक पति और एक पत्नी। फिर अब बहुविवाह से आप क्या समझते हैं? तो बहुविवाह क्या, जिस विवाह में पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो, पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो और महिला के एक से अधिक पति हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, बहुविवाह। ऐसा नहीं है कि एक एक से काम चलेगा, पुरुष की और महिला की नहीं, दोनों में, ठीक है ना। पुरुष अगर ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी है तो भी बहुविवाह है, और कोई ऐसी महिला जिसके एक से अधिक पति हो तो वो भी बहुविवाह है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बहुपति विवाह प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो बहुपति प्रथा कहते हैं जिस विवाह में एक महिला के अनेक पति होते हैं उसको बोलते हैं बहुपति विवाह। फिर आता बहुपत्नी विवाह क्या है? तो जब जिस विवाह में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें कहते हैं बहुपत्नी विवाह। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है? श्रम का मतलब मजदूर और विभाजन यानी कि उनको कार्य के अनुसार क्या दे देना, काम दे देना। तो वही चीज है, सभी समाजों में जैसी उनके पास में स्किल्स है, सभी समाजों में श्रम विभाजन का कम से कम न्यूनतम आरंभिक स्वरूप होता ही है। चाहे वो कोई सा भी सिस्टम देख लो, चाहे औद्योगिक हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह पर जिसकी जैसी स्किल होगी उसके हिसाब से उनको काम दिए जाते हैं। तो औद्योगिक विकास के साथ पूर्व के उत्पादन प्रणाली की अपेक्षा श्रम विभाजन व्यापक रूप से जटिल हो गया। आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया है, ठीक है ना। तो आज ये कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय विषय भी बना हुआ है, क्योंकि जिस जिसके पास में जैसे जैसे स्किल उसके हिसाब से उसको श्रम विभाजन देखने को मिलता है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक से क्या अभिप्राय है। तो देखो नागरिक क्या होता है कि एक राजनीतिक, दोनों जुड़े होते हैं, यानी कि नागरिक क्या होता है, एक राजनीतिक सरोकारों से जुड़े होते हैं, समुदाय का सदस्य जिसकी सदस्यता के साथ अधिकार और कर्तव्य, श्रम विभाजन, कार्य के विशिष्टीकरण, जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक उत्पादन प्रणाली में लगाया जाता है। सीधी सी बात है, समझिए एक देश के जो व्यक्ति होते हैं जिनको उस देश की नागरिकता मिलती है वही नागरिक कहलाते हैं। उन्हीं के पास में उस देश के जो अधिकार है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो और कर्तव्य, ये सभी उसी में प्रोवाइड होते हैं। उनके अपने कुछ कर्तव्य होते हैं उस देश के प्रति, और राज्य उनको क्या देता है, कुछ अधिकार देता है, जिससे वो क्या करते हैं, उसके नागरिक ये सब कहलाए जाते हैं। और जो भी जिस देश का नागरिक होता है उसको ही वो अधिकार मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राज्य समाज क्या है। तो राज्य समाज क्या है, राज्य समाज एक ऐसा समाज जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र होता है, बस उसको बोल देते हैं हम राज्य समाज। जिसमें औपचारिक सरकारी तंत्र है उसको बोलते हैं। राज्य विभिन्न समाज क्या है, यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव होता है। उनमें सरकार की जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं वो होती ही नहीं है, उसको बोलते हैं हम राज्य विहीन समाज है। विहीन, विभिन्न नहीं, विहीन। फिर अंतर्विवाह या अंतर्विवाह से क्या अभिप्राय है। तो अंतर्विवाह जब विवाह किसी विशेष जाति, वर्ग या जनजाति समूह में ही किया जाता है उसको बोलते हैं हम अंतर्विवाह। बाकी इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से वो बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने ये चैप्टर्स करा हुआ, डिटेल में कराया हुआ मैंने चैप्टर, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनिमेशन तरीके से देखना, आप एनिमेशन तरीके से देखिए। इसके अलावा आपको डिजिटल बोर्ड के जरिए देखना है, उससे देखिए। दोनों से जैसा आपको समझ में आए वैसे करिए, आसानी से, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एकमात्र ऐसा चैनल जो दोनों तरीके से आपको सिलेबस प्रोवाइड करा है, एनिमेशन के तरीके से और आपको डिजिटल बोर्ड के जरिए भी। फिर आता है बहिर्विवाह से क्या समझते हैं। तो बहिर्विवाह जब विवाह कुछ संबंधित समूह से बाहर किया जाता है, इसमें कह सकते हो कि जब अपने क्षेत्र से बाहर किया जाता है उसको हम बोलते हैं बहिर्विवाह। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सेवा उद्योग से क्या अभिप्राय है। तो सेवा उद्योग निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं की उत्पत्ति से संबंधित उद्योग, जैसे पर्यटन उद्योग, इन सभी से क्या होता है, सरोकार शामिल होता है। देखो मैं ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर समझाया था, तो अब किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक संस्थाओं को समझाइए। तो सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। यानी कि सामाजिक संस्थाएं क्या है, जो समाज के अंतर्गत रीति रिवाज, ठीक है, इसके अलावा जितने भी मूल्य हैं, आस्थाएं हैं, जितने भी यानी कि जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनको पूरा कराने का काम कौन करता है, सामाजिक संस्थाएं करती हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, धर्म समाज में महत्वपूर्ण समझाइए। धर्म समाज में विशेषता समझाइए या फिर वो क्यों महत्वपूर्ण है ये समझाइए, कि धर्म समाज में महत्वपूर्ण क्यों है, समझाइए। तो देखो इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म, कई बार इस कोट को देता है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है, जो उसी प्रकार विशेष विश्वासों, व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं। ये बोलते हैं इमाइल दुर्खाइम। डायरेक्ट कोट देगा और आपसे पूछेगा किसका कथन है। बाकी जो क्वेश्चन क्या है उसका आंसर ये रहा। पहला पॉइंट जिसको कह सकते हो आप, धर्म समाज में स्थिरता लाने में मदद करता है। धर्म क्या करता है, समाज में स्थिरता लाता है। एक कहीं ना कहीं जो अस्थिर समाज है उसमें स्थिरता लाएगा, एक सबको जोड़ने का काम करेगा। धर्म के जरिए एक ही धर्म वाले लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और व्यवहार करते हैं। भाई जो जिस धर्म से रिलेटेड है उसी के साथ में उसके संबंध निर्धारित होते हैं। धर्म सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार में अहम भूमिका निभाता है। जैसे धर्म का अध्ययन करने से हम उन अवधारणाओं को समझ सकते हैं जिन पर लोग और समुदाय अपना अस्तित्व समझाने के लिए जोर देते हैं। भाई धर्म के जरिए क्या होता है, समाज के अंदर में जो भी रीति रिवाज है, जो भी हमारे क्रियाकलाप है, उनको पूरा कराया जा सकता है। फिर थर्ड, धर्म सांस्कृतिक सार्वभौमिकता का उदाहरण है। यह किसी ना किसी रूप में सभी समुदायों में मौजूद है, यानी कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ये चीजें देखने को ना मिलती हूं। धर्म से जुड़ी गतिविधियों से घरेलू हिंसा, अपराध, नशे की लत और मादक द्रव्यों के सेवन में कमी आती है। ये बात रियलिटी है। कहीं ना कहीं जो घरेलू हिंसा है, धर्म उनको बताता है कि हमारे को कैसा आचरण करना चाहिए,
कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपराध हो, जो क्या गलत कार्य है उससे कहीं ना कहीं आपको आजादी दिलाने का काम करता है। नशे की लत छुड़वाने में, जितने भी मादक द्रव्य हैं उन सभी से छुटकारा दिलाने में धर्म की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि धर्म आपको हमेशा मोरल शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने की बात ही करता है। धर्म से जुड़ी गतिविधियों से लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे शैक्षिक रूप से भी सफल हो जाते हैं। यानी कि क्या आचरण आपको करना चाहिए, किन आचरण से शरीर बेकार हो रहा है, किन आचरण से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा पर नकारात्मक पड़ रहा है, मानसिक जो अवसाद है, मानसिक जो कह सकते हो दुख तकलीफ है, उन सभी को कहीं ना कहीं धर्म के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। धर्म लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें आपस में जुड़ने और संवाद करने में मदद करता है। इसमें कह सकते हो सब आपस में रहते हैं, कोई मनमुटाव देखने को नहीं मिलता। एक साथ एक जगह पर बैठकर धर्म का पालन करना शांति की तरफ ही लेकर जाता है। धर्म मानव जीवन को आधार देता है और मानव मस्तिष्क को शांति देता है। तो बताता कहीं ना कहीं आप भी खुद देखिए, कहीं ना कहीं जब पूजा करते हो तो कहीं ना कहीं मानसिक शांति देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमें शांति देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट है, धर्म मानव जीवन को मानसिक दृढ़ता देता है और नैतिक बनाता है। यानी कि जो हमारे को मानसिक शांति है वो धर्म के द्वारा ही मिलती है। जितने भी हमारे पास में बहुत सारे जिसको कह सकते हो क्रियाकलाप हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, तो वो कह सकते हो कि धर्म का आचरण करने से उन चीजों से मुक्ति मिल जाती है। फिर है लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो नागरिकता के अधिकारों को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1 नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। कई बार ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो नागरिक अधिकार क्या होता है, इसमें भाषण और धर्म की स्वतंत्रता होती है। आप कहीं पर भी भाषण देने की आपको स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा आप किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का पालन करने का आपके पास में अधिकार शामिल होता है। राजनीतिक अधिकार इसमें आता है चुनाव में शामिल होने, यानी कि आप चुनाव लड़ भी सकते हैं, चुनाव में आप क्या कर सकते हो, भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकते हो, यानी कि मतदान का अधिकार भी इसमें आपको होता है। फिर सामाजिक अधिकार क्या है, इसमें स्वास्थ्य लाभ, समाज कल्याण, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार होते हैं। ये सामाजिक अधिकार है जिसमें आपको स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराना। अगर मान लो कि भाई किसी के पास में पैसे नहीं तो प्राइवेट में तो नहीं जा सकता, फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको सामाजिक अधिकार दे, स्वास्थ्य लाभ दे, ऐसे समाज कल्याण का हो। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता कि जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक मिले, और इसके अलावा कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17, महिला प्रधान घर को समझाइए। देखो महिला प्रधान घर का मतलब क्या है, जिसमें जो वंश है वो महिला के नाम पर चलता है, महिला के बाद महिला को ही मिल जाता है। इसके अलावा जो सत्ता होती है वो महिला के पास में होती है। जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेती के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। पुरुष चले गए शहरों की तरफ काम करने के लिए, तो अब घर का काम कौन संभालेगा ग्रामीण एरिया में, तो वो जो खेती का काम होता है, बुआई, कटाई, निराई, हल चलाना, ये सब कौन काम करता है, महिलाएं करती हैं। इसके अलावा छोटी मोटी शॉप होती हैं, दुकानें होती हैं, उनको भी चलाने का काम कौन करती है, महिलाएं करती हैं। उसको बोलते हैं महिला प्रधान घर। कई बार वे अपने परिवार के एकमात्र भरण पोषण करने वाली भी बन जाती हैं, और ऐसे परिवार को महिला प्रधान घर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोल्लम जनजाति समुदाय, ये ऐसा ही है महिला प्रधान घर। ऐसे हमने देखा था खासी जनजाति मेघालय के। मेरा क्वेश्चन नंबर 18, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाओं के उदाहरण दीजिए। तो अनौपचारिक में क्या आता है, परिवार, विवाह और नातेदारी, ये 3 है। परिवार, विवाह और नातेदारी जो हमारे क्या है, अनौपचारिक संस्थाएं हैं। अब औपचारिक संस्थाएं कौन सी होती है, कानून एवं शिक्षा, यानी कि इनके जरिए क्या होता है, समाज को एक साथ या फिर कह सकते हो कंट्रोल में रखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, परिवार के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो देखिए परिवारों के स्वरूपों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसका वर्णन करना है। यहां पर क्वेश्चन यही है कि परिवार के स्वरूप का वर्णन कीजिए। परिवार के स्वरूप में आए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो परिवार में आज किस प्रकार से हमें स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो नंबर 1, संयुक्त परिवार का टूटना। मैंने जिस टाइम चैप्टर कराया था आपको बताया था 2 परिवार देखने को मिलते हैं हमें, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार।
तो संयुक्त परिवार में तो सभी लोग साथ में रहते हैं, तो संयुक्त परिवार टूटकर क्या होते जा रहे हैं, चेंज इन द न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि किस में हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं एकल परिवार में, जिसमें कौन कौन होता है, पिता माता या माता पिता और बच्चे, कैसे, अविवाहित बच्चे। अविवाहित बच्चे, तो इसमें अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, इनको बोलते हैं हम एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, टूटकर किसमें चेंज हो रहे हैं, एकल परिवार। इसके अलावा पारिवारिक व्यवसायों में कमी, जो परिवार के नाम पर जो काम चलते थे, जो व्यवसाय चलते थे, आज वो कम हो रहे हैं। आज परिवार के, जिसको कह सकते हो कि जो परंपरा थी, वो चीजें बिखरती जा रही है, क्योंकि अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग जैसी जनरेशन आती जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, वो अपने जो पारिवारिक काम है उनसे छूटते जा रहे हैं, कहीं किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। थर्ड है स्त्रियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना। पहले जहां पर स्त्रियों को शिक्षित नहीं होने दिया जाता था, उनको आत्मनिर्भरता तो बिल्कुल भी नहीं थी, उनको डिपेंड रहना पड़ता था पुरुषों के ऊपर, आज वो शिक्षा के माध्यम से कम हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें कह सकते हो कि स्त्रियों को शिक्षित करने का यही फायदा हुआ कि कम से कम वो आत्मनिर्भर हो गई। और वैसे भी आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है उस चीज के लिए, अगर आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, अपने खुद के खर्चे, अपने जरूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आर्थिक असुरक्षा के कारण देरी से विवाह या विवाह ना करना, जिसको कह सकते हो आर्थिक असुरक्षा है, आज जो विवाह है वो देरी से कर रहे हैं, और बहुत जगहों पर हमें क्या हो रहा है, विवाह ना करने का भी मिल रहा है, कि बहुत सारे हैं जिसमें कह सकते हो आर्थिक सुरक्षा नहीं है, भाई खुद का कमाने का पता नहीं, और जो लेकर आएंगे विवाह कर ले, उसके बाद खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, विवाह देरी से कर रहे हैं। और इसके अलावा कई बार तो विवाह करते ही नहीं है, एकला चलो जिसको कह सकते हो, खुद की संगत सबसे बड़ी संगत, ठीक है ना, सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छी संगत अगर है तो वो अपनी है। नगरों में संबंध विच्छेद, तलाक के मामलों का बढ़ना, जो नगर है उसमें क्या हो रहा है, संबंध विच्छेद देखने को मिल रहा है, जिसको कह सकते हो तलाक, ये सब देखने को मिल रहा है, तलाक के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये क्या हो रहा है, नगरों में है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है शायद, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, शिक्षा के प्रकार का वर्णन कीजिए। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर थे, इसमें ज्यादा बड़े थे नहीं, और बाकी जब चैप्टर आप जो मैंने डिटेल में कराए उसमें देखोगे तो उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन वैसे भी निकल जाएंगे, छोटे क्वेश्चन है। तो शिक्षा के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा को प्रकार दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, इसमें एग्जाम्पल ही आते हैं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान। इसमें क्या होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, डिग्री दी जाती है, आप डेली जाते हो, स्कूल जाते हो, चाहे कॉलेज है उसमें जाएंगे तब जाकर डिग्री मिलेगी, निश्चित पाठ्यक्रम वही पढ़ना होता है, वो होता है हमारा औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी होती है जिसका कोई भी पाठ्यक्रम ये सब नहीं होता, जो हमें कहां सीखने को मिलती है, घर से, आस पड़ोस से, पार्क के अंदर गए तो वहां पर बड़े बुजुर्ग जैसे मिले, हमसे अच्छे लोग मिले, हमसे क्वालिफाइड लोग मिले तो उनसे सीख कर आ गए, समाज, इन सबसे हमें सीखने को मिलता है। तो ये तो थे हमारे चैप्टर नंबर जो 3, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन कह सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है, जो बन सकते थे वो बना दिए, बाकी ज्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा जो लास्ट आ जाएगा, जो हमारे मिड टर्म में सिलेबस आने वाला है, उसको मिलूंगा मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।